दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पुश क्लासेज में। दोस्तों हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद का निबंध साहित्य का उद्देश्य जो है वो हम लोगों ने भाग एक पहले उस वक्त कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2 इसका दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी इसलिए मैंने इसको 2 भागों में विभाजित किया ताकि आपको आसानी हो देखने में और एक एक चीज़ आप आसानी से समझ जाएँ। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। साहित्यकार और समाज के अंतर संबंध को देखते हुए 2 रूपों की कल्पना की जा सकती है, यानी कि साहित्य को और साहित्यकार को और समाज के आपस में जो संबंध हैं, आपस में जो अंदर के संबंध हैं, उनको देखते हुए 2 रूपों की हम कल्पना कर सकते हैं। पहला क्या होगा दोस्तों? पहला, साहित्यकार समाज की चाल के अनुसार चलता हुआ उसी प्रकार का साहित्य सृजन करता है, यानी कि जिस प्रकार से समाज चल रहा है, जिस गति से समाज जो है विकसित हो रहा है, उसी तरह से साहित्यकार भी उनको जो है उनका पीछा करते हुए, एक तरह से उनको फॉलो करते हुए चलता है, उन्हीं की पगडंडियों पर चलता है। दूसरा, साहित्यकार अपने साहित्य के माध्यम से समाज की चाल को बदलने का प्रयास करता है, यानी कि जिस चाल में समाज चल रहा है, अगर उसमें कोई बुराइयां हैं तो उसको जब साहित्यकार लिखता है तो सभी लोगों को इन बुराइयों के बारे में पता लगता है और वो बुराइयां जो है लोग दूर करते हैं, खुद के अंतर मन में जा कर के सोच करके उन पर विचार करके। मुंशी प्रेमचंद दूसरे प्रकार के साहित्यकार ठहरते हैं। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज की दशा बदलने का प्रयास किया और वे काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद ने जो है आम जनमानस की समस्याओं को दिखाया है, समाज के जो है जो सबसे नीचे का वर्ग है, जो सबसे गरीब लोग हैं, उनकी समस्याओं को भी दिखाया है और बड़े लोगों की भी क्या स्थिति है उसको भी दिखाया है, उससे जोड़कर बताया है किस तरह से लोगों का शोषण होता है और किस तरह से एक वर्ग जो है बहुत ही अमीर है, बहुत ही शोषणकारी है, तो उन सभी को दिखाया है। अब साहित्य केवल मन बहलाव की चीज़ नहीं है, मनोरंजन के सिवा उसका और भी कुछ उद्देश्य है। अब वह केवल नायक नायिका के संयोग वियोग की कहानी नहीं सुनाता है, किंतु जीवन की समस्याओं पर भी विचार करता है और उन्हें हल भी करता है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। मुंशी प्रेमचंद जी के पूरे साहित्य का यही दर्शन है, यानी कि जो समाज में जो जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता था पहले की फिल्मों में, एक हीरो है, एक हीरोइन है, उनकी प्रेम कहानी दिखा दी, ऐसे ही उपन्यासों में कहानियों में प्रेम कहानी दिखा दी। तो साहित्य कभी जो कह रहे हैं साहित्य उस तक सीमित नहीं है, साहित्य में तमाम समस्याएं, तमाम विकास, तमाम कलाएं, वो सब भी दिखाई गई हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों तक साहित्य सीमित नहीं है। इसके बाद प्रेमचंद जी कहते हैं, साहित्यकार अन्य लोगों से अधिक संवेदनशील होता है, उसके अंदर समाज एवं सौंदर्यबोध की वृत्ति यानी अधिक जागृत और सक्रिय होती है। साहित्यकार क्या होता है? समाज एवं सौंदर्यबोध की वृत्ति। साहित्यकार क्या होता है दोस्तों? संवेदनशील होता है, बहुत ही विवेकशील होता है, वह बहुत ही विवेकतापूर्ण अपनी बात को सभी के सामने रखता है, बिना किसी अग्रेशन के, बिना किसी गुस्सा के। अगर वो गुस्सा भी होता है तो उसकी गुस्सा जो है ना जायज़ होता है, नाजायज़ नहीं होता है। वह उसी अनुपात में प्रभावशाली साहित्य की रचना कर सकता है, यानी कि वो समाज को और समाज के सौंदर्यबोध की वृत्ति जितनी अधिक जागृत और सक्रिय होगी, उतना ही अधिक अनुपात में जो है प्रभावशाली साहित्य वह जो है रच सकता है। यानी कि उसके अंदर जितनी समाज की और जितना समाज की समस्याएं हैं, जितनी समाज की सौंदर्य है, जितना समाज का, अगर उसके प्रति वो जो है अवेयर होगा, उसके प्रति जागरूक होगा, तब वह अच्छे साहित्य का निर्माण कर सकता है। साहित्यकार अभद्रता, असुंदरता, अन्याय से लड़ता है और अपने साहित्य के मध्य से उसका पर्दाफाश करता है। यानी कि पर्दे के पीछे की जो बुराइयां हैं, समाज के पीछे की जो बुराइयां, अच्छाइयां तो सब गिना देते हैं, बुराइयां कोई नहीं गिनाता है। तो साहित्यकार का काम है कि वो जो सामाजिक अभद्रता है, असुंदरता है, समाज में जो गलत चीज़ें हैं, अन्याय है, उनके खिलाफ साहित्यकार अपने साहित्य के माध्यम से लड़ाई लड़ता है, एक आंदोलन करता है। इसके बाद प्रेमचंद लिखते हैं, यूँ कहिए कि वह मानवता, दिव्यता और भद्रता का बाना बांधे होता है। यानी कि मानवता साहित्यकार के साहित्य में झलकती है, दिव्यता झलकती है और भद्रता भी झलकती है। जो दलित है, पीड़ित है, वंचित है, चाहे वह व्यक्ति हो या समूह, उसकी हिमायत और वकालत करना उसका फ़र्ज है। यानी कि साहित्यकार का फ़र्ज है कि वह पीड़ितों, दलितों, वंचितों, फिर चाहे वह व्यक्ति हो, समूह हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, साहित्यकार की जो है जिम्मेदारी बनती है कि वे उसकी वकालत करे, उसमें सही गलत का फासला जो है लोगों को दिखाए, समाज को इसके बारे में उसकी एक छवि दिखाए। उसकी अदालत में वह अपना इस्तगासा पेश करता है और उसकी न्याय वृत्ति को तथा सौंदर्य वृत्ति को जागृत करके अपना यत्न सफल बनाता है। दोस्तों आगे चलते हैं। समाज की
विद्रुपताएं, असमानताएं, अन्याय, भेदभाव, दुख आदि देखकर साहित्यकार का मन उद्दलित होता है और वह लिखने के लिए विवश होता है। यानी कि जब समाज की जो वर्तमान स्थितियां हैं, जो समाज में समस्याएं हैं, उससे परेशान होकर जब साहित्यकार एकदम क्षुब्ध हो जाता है, फिर वह उनको अपने कलम के माध्यम से कागज पर उतारता है, अपने अंदर से क्रांति की ज्वाला जागृत करता है। यानी कि इन चीज़ों से जब वह परेशान हो जाता है, एक जो है ना लिमिट से जब बाहर चीज़ें हो जाती हैं, तब वह जागृति और क्रांति के रूप में कलम का प्रयोग करता है। दोस्तों आगे चलते हैं। इस निबंध में वे लिखते हैं, वर्तमान मानसिक और सामाजिक अवस्थाओं में उसका दिल कुढ़ता रहता है। यानी कि पहले तो उसका दिल कुढ़ता रहता है, जो इंसान है उसका दिल कुढ़ता है, और जब साहित्यकार इन चीज़ों को देखता है तो उसका भी दिल कुढ़ता है, वह अंदर अंदर परेशान होता है। धीरे धीरे क्या करता है, जब उसके अंदर एकदम ज्वाला भड़कती तो वह कलम की क्रांति करता है। वह इन अभिप्राय अवस्थाओं का अंत कर देना चाहता है, जिससे दुनिया जीने और मरने के लिए इससे अधिक अच्छा स्थान हो जाए। वह क्या करता है, इन अवस्थाओं का अंत कर देना चाहता है, अपने साहित्य के माध्यम से लोगों को बताना चाहता है कि ये चीज़ गलत है, जिससे जो है ये दुनिया जो है जीने के लिए अच्छा स्थान बन जाए, यहाँ की बुराइयां खत्म हो जाएं। यही वेदना और यही भाव उसके हृदय और मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रहता है। यानी कि इसी भाव से और उसके इसी हृदय के अच्छेपन से जो है उसका मस्तिष्क जो है हमेशा सक्रिय रहता है समाज के विकास के लिए। दोस्तों आगे चलते हैं। समाज की विद्रूपताएं, सामाजिक घातक रूढ़ियाँ, दहेज, वेश्यावृत्ति, अनमोल विवाह, जार कर्म, किसान की आत्महत्याएं, महाजनी सभ्यता, ये सब साहित्यकार के लिए खाद पानी का काम करते हैं। दोस्तों साहित्यकार अपने साहित्य में क्या क्या दिखाता है, विद्रूपताएं दिखाता है, सामाजिक घातक रूढ़ियाँ दिखाता है, यानी कि समाज में जो जो अंधविश्वास है, जो रूढ़ियाँ हैं, लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति जो रूढ़ियाँ हैं, और किसी कर्मकांडों को लेकर जो रूढ़ियाँ हैं, दहेज है, महिलाओं के प्रति दहेज व्यवस्था है, बिना दहेज के शादी नहीं होती है, नौकरी वाला ही चाहिए, ये सब, वेश्यावृत्ति, जो लोगों को, जो महिलाओं को मजबूरन गरीबी के कारण वेश्यावृत्ति का काम अपनाना पड़ता है, अनमेल विवाह, मतलब बिना किसी मेल के विवाह करा देते हैं घर वाले ज़बरदस्ती, जार कर्म, किसान की आत्महत्याएं, किसान किस तरह से परेशान है, कर्ज से डूबा है, वो परेशानी में आत्महत्या कर लेता है, महाजनी सभ्यता, ये सब साहित्यकार के लिए जो खाद पानी का काम करते हैं। यानी कि ये सब जो है, जैसे साहित्य की जो फसल जो साहित्यकार उगाता है अपने लेखन के माध्यम से, उसमें जो है अगर इन समस्याओं को भी जोड़ दिया जाए तो ये खाद पानी का काम करते हैं। दोस्तों खाद पानी का काम होता है किसी फसल को उगने में सहायता करना, कीटनाशकों का उसको जो है उर्वरक प्रदान करना, उर्वरक क्षमता देना, जैसे प्रोटीन हमें और विटामिन हमें क्षमता देती है बीमारियों से लड़ने के लिए, उसी तरह से तमाम कीटों से लड़ने की बीमारी के लिए ताकत देती है फसल को। तो इसी तरह साहित्यकार में खाद पानी का ये विषय काम करते हैं। वह इन सब को सहन नहीं कर पाता और साहित्य सृजन के माध्यम से इनके विरुद्ध लड़ता है। प्रेमचंद कहते हैं, उसका दर्द भरा हृदय इसे सहन नहीं कर सकता कि एक समुदाय क्यों सामाजिक नियमों और रूढ़ियों के बंधन में पड़कर कष्ट भोगता रहे। क्यों ना ऐसे सामान इकट्ठा किए जाएं कि वह गुलामी और गरीबी से छुटकारा पा जाए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे समाज कर लीजिएगा। क्यों ना ऐसे समाज को इस तरह से इकट्ठा किया जाए कि वो गुलामी और गरीबी से छुटकारा पा जाए। यानी कि जो इंसान है कष्ट भोगता रहता है, सामाजिक नियमों रूढ़ियों से बंधकर खुद को घुटता रहता है, तो इन चीज़ों को क्यों ना एक तोड़कर समाज को इकट्ठा किया जाए, समाज को एक किया जाए, ताकि वह जो है गुलामी और गरीबी से छुटकारा पा ले। वह एक वेदना को जितनी बेचैनी के साथ अनुभव करता है, उतना ही उसकी रचना में जोर और सच्चाई पैदा होती है। दोस्तों वह क्या करता है, जो उसका दर्द है, जितना वह जो साहित्यकार है जितना दर्द खुद अनुभव करेगा एक ज़मीनी स्तर पर जाके, तो उतनी ही सच्चाई, उतना ही जोर उसके अंदर लिखने का पैदा होगा। उसकी अपनी अनुभूतियों को वह जिस क्रमानुपात में व्यक्त करता है, वही उसकी कला कुशलता का रहस्य है। दोस्तों अपनी अनुभूतियों में वह जिस अनुपात में व्यक्त करता है, वही उसकी कला का कुशलता का रहस्य है। यानी कि साहित्यकार क्या, जैसे हम लोग होते हैं, हमें पढ़ तो लेते हैं, हम एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते हैं ठीक से जो है उसको अंदर से बाहर नहीं ला पाते। तो इसी तरह से प्रेमचंद कह रहे हैं कि साहित्यकार जानता तो सब कुछ है, लेकिन जिस अनुपात में, मतलब कितना वो लिखता है साहित्य में, उन समस्याओं को कितना व्यक्त करता है, वह उसकी कुशलता का रहस्य होता है, वही उतना ही कुशल कहा जाएगा। दोस्तों निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों में परिगणित किए जाते हैं। साहित्य का उद्देश्य उनका प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में दिया गया अध्यक्ष भाषण था, ये आप लोगों को याद रखना है।
साहित्य का उद्देश्य निबंध में मुंशी प्रेमचंद ने साहित्यकार के समाज के प्रति प्रतिबद्धता को सुनिश्चित किया है। भाषा पर विचार करते हुए प्रेमचंद ने प्रौढ़ और परामार्जिता भाषा उसी को कहा है जो आम जनमानस के निकट अधिक निकट हो। इस भाषा को वे हिंदुस्तानी भाषा नाम देते हैं। प्रेमचंद ने साहित्य को जीवन की आलोचना माना है, यानी कि जीवन में जितनी तमाम रूढ़ियाँ हैं उनकी आलोचना माना है। प्रेमचंद साहित्य और सामाजिक परिस्थितियों में अटूट संबंध मानते हैं। उसे साहित्य अपने कला का प्रतिबिंब भी कहते हैं, यानी कि जो प्रेमचंद है अपने साहित्य को अपनी कला का प्रतिबिंब भी कहते हैं, यानी कि समाज का जो प्रतिबिंब है उसको वो भी बताते हैं। प्रेमचंद ने प्रगतिशीलता को साहित्यकार का नैसर्गिक गुण कहा है, यानी कि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, साहित्य को हमेशा विकास के पथ पर ले जाना चाहिए। इसको ही साहित्य का जो है नैसर्गिक गुण कहा है, कभी खत्म होने वाला गुण कहा है, कभी ना खत्म होने वाला गुण कहा है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ताकि आपको आगे आने वाले सभी अपडेट्स और वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।